This is second lecture of the chapter nucleus for class 12 physics. So I am going to discuss here radioactivity. So first of all we have to know cause of radioactivity. So amongst 1500 known nucleus, less than 260 are stable. तो आप लोग पूछ सकते हो कि अभी तक 118 एटम इंट्रोड्यूस हुआ है, डिस्कवर हुआ है, तो 1500 न्यूक्लियस कहाँ से आ गया, उसमें से 260 स्टेबल कैसे हो गया। तो यहाँ पे आप लोग जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आइसोटॉप, जैसे हाइड्रोजन का आपका 3 टाइप का न्यूक्लियस होता है, एक ही एलिमेंट का 3 टाइप का न्यूक्लियस होता है। जैसे आपका कार्बन का 2 स्टेबल न्यूक्लियस होता है, और भी होता है, नाइट्रोजन का मल्टीपल न्यूक्लियस होगा, ओके, क्लोरीन का मल्टीपल न्यूक्लियस होगा। 20 का अंदर तो थोड़ा आइसोटोप कम होता है, 20 का ऊपर तो नंबर ऑफ आइसोटोप बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका अभी तक 118 एटम में से कितना न्यूक्लियस मिलता है, 1500 न्यूक्लियस। तो इसमें से 260 स्टेबल है। द अनस्टेबल न्यूक्लियस गेन्स स्टेबिलिटी। अनस्टेबल तो कोई भी अनस्टेबल में नहीं रहना चाहता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस गेन्स स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी हम लोग अभी तक जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि एटम का स्टेबिलिटी मेनली इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में रहता है, उसका एनर्जी कितना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा, जैसे थॉमसन मॉडल से लेके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ओके। बट ना हम लोग को इतना पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जनरली न्यूक्लियस में होता है, छोटा सा जगह में होता है, एंड दे आर जनरली क्या माना जाता है, स्टेबल। बट ना उसमें भी प्रॉब्लम है, अनस्टेबल होता है कुछ न्यूक्लियस, उसका रीजन आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अनस्टेबल होगा तो वो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, अल्फा बीटा गामा, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंबाइन भी हो सकता है, ये सब इमिशन करके न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो ये लाइन आपको लिखना होगा यहाँ से, ठीक है। सो रेडियोएक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेनन, okay, it is a nuclear phenomenon, and the rate of emission of alpha beta gamma depends only on concentration of nucleus। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शंस आर अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशन। मेनली क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस है ना, आगे पढ़ोगे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ज़्यादा होने से आपका तभी क्या होगा, ये सब डीके का रेट ज़्यादा होगा, मतलब ये जो निकाल रहा है कितना रेट में निकाल रहा है उसका ज़्यादा होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका ऊपर मेनली डिपेंड होगा, फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मली जो केमिकल रिएक्शन होता है वो फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से कोई रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, ओके। लेकिन यहाँ पे मेनली किसका ऊपर डिपेंड होगा, बाकी फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, मेनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये बात को हम लोग रेट लॉ में पढ़ेंगे, रेट लॉ, ओके। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। सो रेडियोएक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेल इन 1896 एक्सीडेंटली, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क का कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको याद रखना। So why some nuclear are stable, ठीक है। स्टेबिलिटी बेल्ट एक ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में ये लाइन में है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये लाइन में है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखा गया आपका जब एटॉमिक नंबर 20 से इक्वल 20 से नीचे है, मींस अप टू कैल्शियम न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तब वो क्या होगा, दैट न्यूक्लियस आर स्टेबल। जैसे आपका हीलियम में प्रोटॉन 2 होता है, 2, न्यूट्रॉन भी 2 होता है, तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो
एक्यूरेटली 1 है। कार्बन का ये आइसोटोप है 612, इसमें भी आपका क्या है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, तो न्यूट्रॉन में प्रोटॉन रेशियो कितना होगा, 1 होगा। तो ये सब क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो आपको क्या होगा, अप टू 20 एग्जैक्ट सेम होगा। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है सोडियम, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है 12, प्रोटॉन है 11, सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। तो 20 तक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होने से, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो अगर स्ट्रेट लाइन है, मतलब 1 है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या होगा, 1 होगा, तो ये लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, तब वो न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन 20 से ऊपर जब एटॉमिक नंबर होगा तो स्टेबल न्यूक्लियस की ये कंडीशन है। स्टेबल न्यूक्लियस है न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 1 से इक्वल भी होता है, किसी से इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, और 1.6 से इक्वल होगा व लेस होगा। तो ये रेशियो 1 से लेके 1.6 तक वेरी होगा। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 1 से लेके 1.6 तक वेरी होगा, तब भी स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग 20 तक तो पूरा स्ट्रेट लाइन ही होगा, उसका आगे आप ऐसा ये लाइन आएगा। मेरा एग्जैक्ट एक्यूरेट ग्राफ नहीं आया, लेकिन ये जो है ना, ये वैलिड है, ये कंडीशन भी वैलिड है आपका 83 तक, 83 ओहो 83, ये 83 में कौन आता है, बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 83, एटॉमिक मास 209 बिस्मथ तक। यानी ये 20 से लेके कैल्शियम से वाइस्केडियम से लेके आपको बिस्मथ तक ऐसा ग्राफ होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या है, 1 से थोड़ा ज्यादा है, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, 83 से ऊपर जो भी एटॉम होगा उसका स्टेबल न्यूक्लियस मिलना बहुत डिफिकल्ट है, मिलता ही नहीं है, ठीक है। 83 से ऊपर यानी बिस्मथ का ऊपर जो भी न्यूक्लियस होगा, दे आर जनरली क्या होता है, अनस्टेबल। तो याद रखना अप टू कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 तक न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1 होगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, 21 से लेके 83 तक जो रेशियो है वो 1 से लेके 1.6 तक वेरी होगा, तब भी स्टेबल होगा। और उससे अगर ग्राफ ऊपर चला गया व नीचे आ गया तब भी अनस्टेबल होगा, ऊपर जाने से अनस्टेबल होगा, ओके। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखना है। सो 20 तक N/P रेशियो 1 है, फिर 20 से लेके 83 तक N/P रेशियो आपका 1 से लेके 1.6 तक वेरी करता है फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, नीचे वाला नहीं, ये वाला जो ग्राफ है, ये एक्सपेरिमेंटल फाउंडेड है, ये ग्राफ को हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी बेल्ट, ओके, स्टेबिलिटी बेल्ट। अभी देखो, हो सकता है कि कोई न्यूक्लियस यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, N/P रेशियो बहुत ज्यादा है तो अनस्टेबल न्यूक्लियस है। कोई हो सकता है कोई न्यूक्लियस यहाँ आया जो N/P रेशियो बहुत कम है, N/P रेशियो बहुत कम है, तो भी स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं आ रहा है, मतलब वो स्टेबल न्यूक्लियस नहीं है। तब क्या होगा, जो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी बेल्ट के ये साइड में आता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो स्टेबल होने के लिए जनरली बीटा माइनस पार्टिकल रेडिएट करते हैं, डिके करते हैं स्टेबल होने के लिए, ठीक है, ये बेल्ट में आने के लिए। और अगर इस साइड में लाई करता है कोई न्यूक्लियस, तो जनरली वो आपको अल्फा पार्टिकल क्या करता है, डिके करता है, अल्फा और बीटा प्लस। आऊंगा उसमें, बीटा प्लस क्या है, अल्फा तो जानते ही हो, बीटा माइनस क्या है, ओके। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जैसे ऑलरेडी हम जान गए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियस में तो आपको न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन आपका जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है,
तो वहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, मेनली 2 प्रोटॉन है। तो देखा गया कि ये जो प्रोटॉन में तो आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और रिपल्सिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नहीं है, सेम चार्ज में रिपल्सिव होगा। लेकिन ना न्यूक्लियर एक फोर्स होगा जो न्यूटन में होगा, ठीक है, प्रोटॉन न्यूटन में होगा, यहाँ पे एक रिपल्शन फोर्स होगा, फिर प्रोटॉन में रिपल्शन फोर्स Fe। तो न्यूक्लियस तभी स्टेबल होगा जब यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल हो जाए, बैलेंस हो जाए। वो टाइप का न्यूक्लियस क्या होता है, जनरली स्टेबल होता है, ये बाद में आऊंगा। लेकिन जो प्रोटॉन में जो पास में रहने से जो फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, उस फोर्स का लेकिन रीजन है आपका मास इज कन्वर्टेड टू व्हाट, एनर्जी। जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट मास इज कॉल्ड, जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो मास कम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो बाद में हम लोग आएंगे वो कॉन्सेप्ट में, ओके। नेक्स्ट इज अल्फा डिके। जैसे एक से एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेंट न्यूक्लियस, ओके। अल्फा पार्टिकल तो पता है ऑलरेडी, पहले भी जानते हो, प्रोटॉन 2 होता है, न्यूट्रॉन 2 होता है, ये सिंबल होता है 2 सो अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है, डिके होता है, सो एटॉमिक नंबर से 2 माइनस हो जाएगा और एटॉमिक मास से 4 माइनस हो जाएगा, तो Z-2 A-4, ये इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। से फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92 है एटॉमिक नंबर, 238 एटॉमिक मास है, ओके। सो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, सो 92 से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, 90 होगा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना होगा, 234, इसको बोलते हैं थेलियम। हाँ, सो मैं थोड़ा देर पहले एक चीज बताया था, स्टेबिलिटी बेल्ट, ये प्रोटॉन का नंबर है, न्यूट्रॉन का नंबर है, 20 तक कैसा था, ऐसा ग्राफ था। तो जो स्टेबिलिटी मतलब जैसे मान लो कि कम हो, आपका N/P कम होता है, तो ग्राफ इधर आएगा, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको न्यूटन बाय प्रोटॉन रेशियो कितना है यूरेनियम के केस में, प्रोटॉन है 92, न्यूटन हो जाएगा 146, 238 माइनस 92, सो दिस इज 6 4 146, so it's approximately 1.58। थीलियम में देखो न्यूटन बाय प्रोटॉन रेशियो कितना होगा, 90, और ये हो जाएगा 144, 234 माइनस 90, 4 यस 144, इट्स ऑलमोस्ट 1.6 आ रहा है। तो यूरेनियम के लिए ना, यूरेनियम के लिए आपको स्टेबल होने के लिए उसका वैल्यू कितना होना है, 1.6। सो इसीलिए ये अल्फा पार्टिकल को क्या करता है, डीके करके न्यूटन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या होना है, 1.6 करने के लिए ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, डीके कर रहा है, ठीक है, न्यूटन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाने के लिए। देखो शुरू में जो है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं वहां पे जो वैल्यू दिया था, जो आपका N/P का रेशियो क्या होना है आपका 1 से लेकर 1.6 तक वेरी करना है। लेकिन ये ना स्टार्टिंग में तो देखो अप टू 21 है, उसका आसपास भी 1 होगा, लेकिन जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा ना, N/P रेशियो ज्यादा होना है। जैसे यूरेनियम के लिए ऑलमोस्ट कितना होना है आपको, 1.6 होना है स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी ग्राफ के लिए आने के लिए। जितना ऊपर जा रहा है ना, उतना ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, उस शेप से बढ़ना है, ठीक है। तो यूरेनियम में कितना था आपका, 1.58 था, तो इसलिए अनस्टेबल था, और उसको बढ़ाने के लिए अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, डिके कर रहा था, तो कितना हो गया, 1.6 हो गया। न्यू जो डॉटर एलिमेंट हो गया वो हो गया आपका थीलियम, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। लेकिन ना आपको N/P रेशियो जब बढ़ाना है, तब कौन सा पार्टिकल डिके करना है, अल्फा पार्टिकल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट।